नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग हाई स्टोरी हिस्ट्री कक्षा 9वीं का सबसे ज्यादा इंतजार करने वाला चैप्टर लेकर के आ चुके हैं। इस चैप्टर का बहुत इंतजार होता है और चैप्टर है अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर का नाम आप बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे, ये हिटलर है, ये हिटलर है, पर हिटलर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर हिटलर के बारे में है और हिटलर ने क्या क्या जुल्म करे हैं वो जुल्मों के बारे में जानेंगे और ना जाने अगिनत बेकसूरों को क्यों सिर्फ और सिर्फ एक अपना साम्राज्य फैलाने के लिए और पूरे दुनिया पर राज करने के लिए अगिनत बेकसूरों को इसने मार डाला। तो जानेंगे हिटलर के बारे में, जानेंगे नात्सीवाद क्या होता है, ये नात्सीवाद विचारधारा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। पर इस अध्याय में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म। ये क्या है वाइमर गणराज्य, ये भी जानेंगे। हिटलर का उदय किस प्रकार से होता है वो जानेंगे। नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण, मौत का सिलसिला, नात्सी जर्मनी में यौ की क्या स्थिति होती है और आखिरी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। ये टॉपिक्स हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। पर आज के लेक्चर में, आज इस लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो आइए जानते हैं। हम पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। आज का जो चैप्टर है ना, आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर के बारे में। आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हिटलर की जरूरत जर्मनी को क्यों लगी और क्यों हिटलर का जो अपराइजिंग है, हिटलर का उदय क्यों हुआ उसके बारे में। हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे, हम यहूदियों के बारे में जानेंगे। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि यहूदियों को बहुत मारा हिटलर ने, यहूदियों को कत्लेआम उसने करा है। तो कौन है ये यहूदी, क्या इनका लिंक है हिटलर के साथ, वो भी जानेंगे। विश्व युद्ध द्वितीय के बारे में बात करेंगे। हेलमुट की कहानी से आपके चैप्टर की शुरुआत हो रखी है, पर चैप्टर की शुरुआत हेलमुट की कहानी से करिए। पर इस कहानी को समझने के लिए पहले आपको इन सारे पॉइंट्स को समझना होगा और फिर फाइनली जर्मनी किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, वो आज हम लोग जानेंगे। और ये देख लीजिएगा हिटलर अंकल को बिल्कुल, अगर ये वाला चैप्टर तो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा ना तो हिटलर अंकल घर आकर के तुम्हें नोच लेंगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध को समझने से पहले हम लोग समझते हैं नात्सीवाद क्या है। ठीक है, नात्सीवाद या नाजिज्म, ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसको समझते हैं। नात्सीवाद, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर से ही कह रखा है कि जहां पर भी अगर वाद लग जाता है तो ये वाद किस चीज को दिखाता है, विचारधारा को दर्शाता है। जहां जहां अगर वाद लग जाता है वो किसको दिखाता है, विचारधारा को दिखाता है। इज्म, नाजिज्म, आईएसएम जहां लग गया वो आइडियोलॉजी को शो करता है। ये कौन सी विचारधारा है, नात्सी। जो नात्सी आप शब्द देख रहे हैं वो शब्द क्या है, एक जर्मन शब्द है और इसी शब्द से क्या करा, हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई। तो हिटलर की पार्टी की और हिटलर की जो विचारधारा थी, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नात्सीवाद कहते हैं। ये विचारधारा क्या कहती है, इस विचारधारा में कौन कौन से मुख्य पॉइंट थे, कौन कौन से मुख्य उद्देश्य थे, ये सारे बातें हम लोग पूरे चैप्टर में जानेंगे। पर नात्सीवाद क्या है, वो विचारधारा जो हिटलर अपना रहा है, वो विचारधारा जो हिटलर के समर्थक अपना रहे हैं, वो क्या कहला रही है, नात्सीवाद कहला रही है। ओके, ये नात्सीवाद। अब हिटलर का उदय किस प्रकार से जर्मनी में होता है वो हम लोग जानेंगे। पर अब हम लोग सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। सर, प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इस बात से क्या लिंक है? जैसे कि थोड़ा बहुत तो सर हमने स्कूलों में भी ये चैप्टर पढ़ा है सर, वहां तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, आप प्रथम क्यों पढ़ा रहे हो? मैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि किसी विद्वान ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीज है ना वो प्रथम विश्व युद्ध में ही बो दिए गए थे। ऐसे कौन से बीज बो दिए गए, ऐसा क्या कर दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध में कि जो द्वितीय विश्व युद्ध की पहले से ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी थी? तो उसके लिए हमें समझना है, जरूरी है प्रथम विश्व युद्ध। हम प्रथम विश्व युद्ध को समझेंगे तभी समझेंगे कि ऐसी क्या स्थिति हुई कि जर्मनी बिल्कुल और बिल्कुल अपंग हो जाता है, उसकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है और उसको एक हिटलर जैसे एक तानाशाह की जरूरत पड़ती है। और फिर वो हिटलर किस प्रकार पूरी दुनिया के लिए मानवता का कलंक बन करके उभरता है और पूरी दुनिया में मानवता को शर्मसार कर देता है, और वो हिटलर से क्या क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पर सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप सभी को पता है, 28 जुलाई 1914 से लेकर करके 28 जुलाई 1914 से इस युद्ध की शुरुआत होती है और कब तक चलता है, 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चलता है। ओके, 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चलता है। अब देखिए, कोई युद्ध होता है तो दो देश लड़ते हैं। जब कोई युद्ध होता है तो दो देश लड़ते हैं। जैसे भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत चाइना का युद्ध हुआ तो भारत चाइना लड़ रहे हैं। तो जब दो देश लड़ रहे हैं तो वो दो देश हैं कौन से, और इस युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है वो भी जानते हैं। तो यहाँ पे दो देश, यहाँ पे दो देश नहीं है, दो ग्रुप है या दो खेमे जिन्हें हम लोग कह सकते हैं। एक तरफ खेमा है केंद्रीय शक्तियां,
केंद्रीय शक्तियां या इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है सेंट्रल पावर्स। और दूसरी तरफ कौन से हैं जिन्हें कहा जाता है मित्र राष्ट्र या एलाइज। ओके, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। अब इस केंद्रीय शक्ति में कौन कौन सी कंट्री है? सबसे पहले तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जर्मनी की। सबसे पहले जर्मनी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और फिर ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य या जो आज की हम तारीख में बात करें तो जो टर्की जो देश है उसकी बात। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य या तुर्की जैसा आप कह सकते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन है? मित्र राष्ट्र में फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस और यूएसए या जिसे हम शॉर्ट में अमेरिका कहते हैं। तो पूरा जो विश्व युद्ध होता है वो इन दो खेमों के बीच में होता है, एक केंद्रीय शक्तियां और दूसरी मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन है? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और ओटोमन साम्राज्य है। और मित्र राष्ट्र में कौन है? फ्रांस है, ब्रिटेन है। और देखिए 1917 में रूस बाहर होता है और अमेरिका एंटर होता है। अमेरिका के एंटर होने के बाद ही मित्र राष्ट्र की जीतने के चांसेस बनते हैं, नहीं तो इन लोगों ने बिल्कुल क्या है बहुत बुरी स्थिति मित्र राष्ट्रों की कर दी थी। पर जैसे ही अमेरिका एंटर होता है, अमेरिका के एंटर होते ही क्या है थोड़ा सा केंद्रीय शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका आर्थिक रूप से भी बहुत ताकतवर था और अमेरिका मिलिट्री पावर में भी बहुत ताकतवर था। तो जैसे अमेरिका की एंट्री होती है, केंद्रीय शक्तियां थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल यहां पर आता है कि इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया, इसे वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया? देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो उसे प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में बांटा ही नहीं गया। जब इसे कहा गया वैश्विक युद्ध, ग्लोबल वॉर इसे कही गई, क्योंकि पूरी दुनिया को यह उम्मीद थी जैसा युद्ध अब हुआ है, जितना विनाश, जितना नुकसान अब हुआ है ना, शायद जिंदगी में वापस कभी नहीं होगा। पर किसको पता था कि थोड़े से समय के बाद ही 1939 में फिर द्वितीय विश्व युद्ध होगा। उस विश्व युद्ध के बाद इसको बांटा है, सेग्रीगेट करा है, बाइफरकेट करा है, इसका वर्गीकरण करा है कि वो प्रथम विश्व युद्ध था, ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब बात आती है इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे देखिए जब युद्ध होता है तो दो देश लड़ते हैं, पर यहां पे देखिए केंद्रीय शक्तियां, ये इधर कितने देश आ गए और उधर, मैंने ये मेन कंट्रीज के नाम लिखे हैं, बाकी और छोटे छोटे देश भी इनके साथ लड़ रहे हैं, इनके साथ लड़ रहे हैं। दूसरा क्या था, ये ऐसे देश हैं, चाहे फ्रांस की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, रूस की बात कर लीजिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य। ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य ये तो खुद ही साम्राज्य है, ये तो एम्पायर खड़ा कर रखा है ना। साम्राज्य का मतलब होता है अपना स्थान बढ़ा करके उस पर राज करते जाना। जैसे हमारे नहीं होता था राजा महाराजा, वही वहां लड़ाई लड़ी, उस वाले को अपने कैप्चर में कर लिया, अपने अधीन ले लिया उस एरिया को, फिर उस एरिया को अपने अंडर में ले लिया। तो ये तो साम्राज्य थे। ओके, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं राज चला रहे हैं या कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर रखा है, उपनिवेश बना रखा है। उपनिवेश का मतलब क्या हो रखा है, होता है कि किसी देश को अपना गुलाम बना रखा है। जैसे कि ब्रिटेन ने किसको बना रखा था, भारत को, इंडिया को क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था। अब ब्रिटेन का जो अधिकार है भारत पे, पूरा अधिकार भारत पे था। तो इसीलिए क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में भारत से भी लोगों को ले जाया गया, बोले लड़ो तुम ब्रिटेन की तरफ से लड़ो, और लड़े। तो अब ऐसे क्या कहे, जहां पे जर्मनी का रास्ता तो जर्मनी ने लोगों को उठा लिया, जहां पे ऑस्ट्रिया हंगरी का रास्ता ऑस्ट्रिया हंगरी ने उठा लिया, जहां पे ओटोमन साम्राज्य का रास्ता उन्होंने ले लिया, फ्रांस वालों ने, फ्रांस, ब्रिटेन, सब ने अपनी अपनी जगह से जहां जहां पर उनका उपनिवेश था सबको क्या कर लिया, अपने साथ कर लिया। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से क्या हो गया, पूरी दुनिया इस युद्ध में शामिल हो गए। हर देश का एक अपना हित था कि भाई हम इसलिए जुड़ रहे हैं, जब ब्रिटेन ने भारत के लोगों को ले जाना शुरू करा तो भारत के बड़े नेताओं ने यह सोचा था कि अगर हम ब्रिटेन का साथ देंगे और ब्रिटेन जीत जाता है तो कल को क्या होगा, हमें आजाद कर देगा। पर वो हुआ नहीं। ओके, तो इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा विश्व ही इसमें इन्वॉल्व हो चुका था। ओके, अब बात आती है कि सर हु इज द पावरफुल, कौन जीता, किसने ये लड़ाई जीती, किसमें डिशुम कितनी हुई और कौन जीता। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रूस तो बाहर चला गया था, ये बात तो हम लोग जान चुके हैं। अभी समाजवाद वाला चैप्टर पढ़कर गया तो उसमें जान चुके थे। और यूएसए की एंट्री होती है, अमेरिका की एंट्री होती है। जैसे अमेरिका की एंट्री होती है तो भैया ये लोग हार जाते हैं, और ये लोग क्या है, जीत जाते हैं। विनर कौन है, अमेरिका, और हार जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा हंगरी से आप हार को
ध्यान में रख सकते हैं कि भाई ये वाली जो शक्तियां हैं, केंद्रीय शक्तियां हैं, जो सेंट्रल पावर से वो हार जाती है और जो मित्र राष्ट्र हैं वो जीत जाते हैं। और ये भी याद रखें, जैसे आप ट्रिक में बता रहा हूं आपको, इसमें है तो हंगरी से हार आप ध्यान रख सकते हैं, और मित्र मतलब दोस्त साथ रहेंगे तो हमेशा क्या है, जीत ही होगी, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, मिलकर के लड़ेंगे। तो मित्र राष्ट्र जीत जाता है और केंद्रीय शक्तियां हार जाती है। सर जीत हार हो गई, जीत हार तो हो गई, पर अब इसके बाद में क्या परिणाम हुए? अब देखिए क्या होता है कि कभी भी कोई हार जाता है। जैसे एक बात मुझे आप एक बात बताइए, आप किसी में ले जाकर के गाड़ी ठोक दें, आप ले जाकर के किसी में गाड़ी ठोक देते, वो गाड़ी वाला उतरता है, रुकता है और बोलता है भाई जितने का मेरा खर्चा है ना वो खर्चा दे दे। वो खर्चा दे दे, 2000 का 3000 का खर्चा, वो खर्चा है, उस खर्चे की भरपाई करेगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपके लगी, जो भी खर्चा आपका आया, आप उससे खर्चा मांग लो कि ला भाई मेरा खर्चा दे दे, मुझे इतनी चोट लगी है, मैं हॉस्पिटल में दिखा कर आऊंगा, उसमें 5000 10,000 का खर्चा आएगा। आप क्या कर रहे हैं, खर्चा निकलवा रहे हैं, आप खर्चा निकलवा रहे हैं। तो अब यहां पर भी यही होगा, ये जो केंद्रीय शक्तियां हार चुकी हैं और मित्र राष्ट्र जीत चुके हैं, जब जीत गए तो भाई हमारे हजारों सैनिक मरे हैं, हमारे हजारों सैनिक मरे हैं, हमने लाखों करोड़ों रुपए क्या करा है, युद्ध पे खर्चा करा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम लोग करो भाई, तुम भी तो हार गए। मतलब ये मान लो कि तुम लोग क्या हो, हमसे कमजोर हो, मत लड़ा करो। और जब भी क्या होता है, चाहे एक देश की दूसरे देश से लड़ाई हो या विश्व युद्ध में कभी ऐसी लड़ाई हो, जीतने वाला देश हमेशा क्या सोचता है कि मैं सामने वाले देश को ऐसी स्थिति में ले जाकर के खड़ा कर दूं कि वो जिंदगी में वापस मेरे सामने ना लड़ सके, उसकी कभी जिंदगी में इतनी हिम्मत ही ना हो कि वो मेरे से लड़ सके। मतलब उसको पूरी तरीके से अपंग बना देना, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना कि वो वापस मेरे सामने ना खड़ा हो सके। तो अब क्या है, अब इन्होंने क्या करा है, मित्र राष्ट्र ने क्या करा है, तो आइए वो देखते हैं। अब क्या हुआ, युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर बोला गया, बोलो आओ भाई मीटिंग करते हैं और जो भी नुकसान नफा नुकसान हुआ है उसकी बात करते हैं। तो बोले ठीक है, बोले कहाँ आना है? बोले फ्रांस आ जाओ। बोले फ्रांस में कहाँ? बोले वर्साय का जो महल है ना उसमें आ जाओ। बुला लिया भाई सबको, वर्साय के महल में ओटोमन साम्राज्य वालों को भी बुला लिया, जर्मनी वालों को भी बुला लिया, ऑस्ट्रिया हंगरी को भी बुला लिया, बुलाओ, ठीक है ना, बहुत लड़ लिए। तो फ्रांस के वर्साय के महल में बुलाया गया और यहाँ पे क्या करी गई, शांति की संधि करी गई। शांति मतलब पीस, और उसके लिए क्या करा गया, संधि करी गई। संधि का मतलब क्या होता है, ट्रीटी होता है, और ट्रीटी का मतलब है एग्रीमेंट कर लिया गया। ठीक है, शांति की संधि करी गई। ये जो शांति की संधि थी ना, इसने जर्मनी के अशांति फैला दी, अशांति फैला दी। इसने ऐसा क्या क्या कर दिया जर्मनी के लिए? देखिए, जब आप लोग कक्षा 10 में आएंगे और भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को क्या क्या नुकसान हुआ उस समय में बताऊंगा, मैं आपको उस समय बताऊंगा। और अभी पर आज हम विशेष तौर पे हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो हम जर्मनी को क्या क्या नुकसान हुआ तो मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, और कभी हमें ऑस्ट्रिया हंगरी की जरूरत पड़ी तो हम कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी इस शांति संधि में जर्मनी को ऐसे क्या क्या नुकसान हुए वो देखते हैं। तो अब सबसे पहला तो क्या करा गया, सबसे पहले तो क्या करा गया, जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे ना, वो सारे के सारे उपनिवेश छीन लिए गए। बोले अब तुम्हें उपनिवेशों की क्या जरूरत है? तो जर्मनी ने जितने भी देशों को गुलाम बनाया था, अपने अंडर में ले रखा था, उन सबको क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। बोले तुम हटो, अब तुम्हारा काम जरूरी नहीं है। तो जैसे ही उपनिवेश छीन लिए गए, वो 10% जो आबादी है वो क्या है, अब जर्मनी के हाथ से जा चुकी है। अब वो क्या है, जर्मनी के हाथ से जा चुकी है, उपनिवेश जो 10% आबादी है वो जा चुकी है। उसके अलावा क्या करा गया, 13% भूभाग, 13% भूभाग, भू मतलब जमीन और उसका भाग, 13% तक का जो जर्मनी का भूभाग है वो इन देशों में बंट गया कि भाई इन पर अब तुम राज करोगे, इन पर तुम राज करोगे। उसके अलावा 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार। ओके, तो देखिए उपनिवेशों को सारों को खत्म कर दिया गया, 10% आबादी जर्मनी की चली गई, 13% भूभाग चला गया, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार। मतलब जो दोनों खनिज है वो खनिजों पे क्या कर दिया गया, फ्रांस को, पोलैंड, लिथुआनिया, ओके, इन सब कंट्रीज में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया।
इन सब कंट्रीज को दे दिया गया। फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया और भी कंट्रीज आ जाएंगी, पर मैं मेजरली सिर्फ आपको एक हिंट समझा रहा हूं। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है, जो 10% आबादी वो चली गई, कितना प्रतिशत भूभाग, इतना जो खनिज था, इससे खूब पैसा जर्मनी कमा सकता था, वो भी क्या है इन्होंने छीन लिया। और इससे सबसे बड़ा जो वार अब करने जा रहे हैं मित्र राष्ट्र, वो वार ये था, जर्मनी को बोला गया कि भाई आप अपनी सेना को क्या कर दें, भंग कर दें। आप अपनी सेना को भंग कर दे, मतलब क्या है, आप सेना नहीं रख सकते, क्योंकि आप सेना रखोगे कल को फिर खड़े होगे, फिर हमारे से युद्ध करोगे, ये बात नहीं चलेगी। सेना को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। बोले ठीक है करते हैं। और इसके बाद बोले तुम ये मानते हो ना कि युद्ध तुमने चालू करा है? बोले मानते हैं। और ये मानते हो ना ये युद्ध के जिम्मेदार कौन है? बोले हम ही हैं। मानते हो? तो बोले मानते हो तो फिर इसका भी भुगतान करो। तो क्या है, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद। युद्ध मतलब लड़ाई, अपराध गलती जो होती है वो, और बोध, बोध का मतलब होता है उस चीज को महसूस कर लेना, ठीक है, उस चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है ना। तो अपराध का आपने बोध कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। तो जो युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद जो बना रखा था, अनुच्छेद मतलब एक कानून की तरह मान सकते हो, उस कानून के तहत यह बात कही गई कि जर्मनी क्या है, ये जो युद्ध हुआ है इसका अपराधी कौन है, जर्मनी है। और इसके लिए क्या करा जाए, जर्मनी 6 अरब पौंड का जुर्माना भरे। 6 अरब पौंड का जुर्माना भरे। ये बात किसने कह दी? मित्र राष्ट्रों ने कह दी। तो जर्मनी को तो आप देख सकते हैं राजनीतिक रूप से भी वो चले गए, जो इनकी राजनीतिक सीमा थी, कितनी राजनीतिक सीमा चली गई, ठीक है। आर्थिक रूप से भी आप देख सकते हैं इनके खनिज वनिज सब कुछ बर्बाद कर दिए। उनसे 6 अरब पौंड का कितना जो जुर्माना है वो भर लिया। उनकी जो मिलिट्री सेना है उसको खत्म कर दिया गया। मतलब जर्मनी को बहुत 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 बुरी स्थिति में जर्मनी आ चुकी थी। और इतना गुस्सा जर्मनी के लोगों में हो चुका था दुनिया के प्रति और मित्र राष्ट्रों के प्रति कि बस उनका तो बस चलता ना, आज एक ही मौके में नक्शा साफ कर देता है मित्र राष्ट्रों। उनके मन में गुस्सा था, उनके मन में इन मित्र राष्ट्रों के प्रति क्या एक आग जल रही थी, पर वो कर कुछ भी नहीं सकते। उनको एक ऐसा लीडर चाहिए था जो उनको जवाब दे सके, उनसे मजबूती के साथ लड़ सके। और ये जो इतना बड़ा वाला नुकसान जो जर्मनी का हुआ है ना, ये नुकसान के लिए ही कहा जाता है। किसी विद्वान ने कहा कि जो इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा जो दुख जर्मनी को पहुंचाया है ना, इस दुख के कारण ही क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे। इस दिन से ही लोग तैयार थे कि बस मौका मिल जाए मित्र राष्ट्रों को तो फोड़ देंगे हम लोग। तो पर एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा लीडर चाहिए था। ओके, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है। और यह वर्साई की संधि, इसको क्या कहा जाता है, वर्साई की संधि कहा जाता है। वर्साई क्यों? क्योंकि वर्साई के महल में हुई है। और पूछ ले भाई किस दिन हुई थी, तो बोल देना 28 जून 1919 को हुई थी। 28 जून 1919 को हुई थी, क्योंकि 1918 में युद्ध खत्म हुआ, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1919 में आकर के इन्होंने वर्साई की संधि में युद्ध संधि कर ली है। और यहीं से ये बात कही जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयारियां हो चुकी थी। अब हम लोग जानते हैं यहूदियों के बारे में, ठीक है। आप बार बार में ये बात पढ़ेंगे कि जो हिटलर है उसने यहूदियों पर बहुत अत्याचार करा, उनको मारा, गैस चैम्बर में बंद करके हजारों लाखों लोगों को मारा। तो ये यहूदी है कौन, ये कौन से धर्म का भाग है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन इनके धर्म का जो फाउंडर है, जो बेसिक सा एक ओवरव्यू आपको यहूदी धर्म के बारे में मिलना चाहिए, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। ओके, फिर बाद में और भी डिटेल में धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे उन लेक्चर्स में अपन लोग जानेंगे। अब जैसा ऐसा नहीं है कि हिटलर के बारे में बस आज की ही पढ़ना है, तो पूरे चैप्टर में ही हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो यहूदी, अब देखिए यहूदी जो धर्म है उसकी शुरुआत के लिए कहा जाता है कि अब्राहम इनके क्या है, फाउंडर है। मतलब जो शुरुआत करी गई है वो किसके द्वारा करी गई है, अब्राहम के द्वारा करी गई है, वो फाउंडर है। अगर आज के मौजूदा दौर में हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में यहूदियों की जो जनसंख्या है वो 14 मिलियन के करीबन है। कितनी है? 14 मिलियन। 14 मिलियन का मतलब कितना है कि 1,40,00,000 के करीबन जो लोग हैं वो आज दुनिया में यहूदी हैं, ठीक है। और इन यहूदियों का जो मुख्य देश है वो है इजराइल। इजराइल पूर्ण रूप से क्या है, यहूदियों के लिए ही बनाया हुआ है। यह इजराइल बहुत पहले समय से था, पर वो बीच में नष्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर 1948 में फिर इजराइल बनता है और फिर वहां से शासन चलना शुरू होता है। और वहां की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है जेरूसलम। ओके, ठीक है। तो 1,40,00,000 की क्या है, आबादी है। और कितना पुराना धर्म है सर ये? 4000 साल पुराने इसके इतिहास के साक्ष्य हम लोगों को मिलते हैं कि वह 4000 साल पुराना ये धर्म है। तो अब्राहम क्या है, इस धर्म की शुरुआत करते हैं। अब अब्राहम के
जो ग्रैंड सन होते हैं या पोते जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड सन का मतलब क्या है? ग्रैंड सन का मतलब है कि जो ग्रैंड सन वो मतलब उसके दादाजी हैं, अब्राहम उनके दादाजी। किसकी बात कर रहे हैं सर आप? हम बात कर रहे हैं याकूब की। ओके, हम बात कर रहे हैं याकूब की। याकूब को इजराइल भी कहा गया है, ठीक है, जिसके नाम पर आगे इजराइल का नाम पड़ेगा। तो याकूब के दादाजी हैं कौन? अब्राहम। अब जो याकूब है, याकूब का जो लड़का है, याकूब का जो बेटा है, इनके बेटे का जो नाम है वो है यहूदा। ओके, और अब ये यहूदा के जो वंशज हैं, यहूदा के जो वंशज है वो वंशज क्या कहला रहे हैं? यहूदी कहला रहे हैं। यहूदा के जो वंशज हैं वो क्या कहलाते हैं? यहूदी कहलाते हैं। मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं जो कनेक्शन मैं बताना चाहता हूँ वो कहाँ से? अब्राहम से आपसे बताना चाहता हूँ कि अब्राहम साहब जो यहूदी धर्म है उसके फाउंडर है, और फिर अब्राहम के जो ग्रैंडसन होते हैं याकूब, इजराइल, उनके जो बेटे हैं यहूदा, और यहूदा के जो वंशज है वो क्या कहलाते हैं? यहूदी कहलाते हैं। ठीक है, अब ये यहूदी जो है, इन यहूदियों पर ऐसी बात नहीं है कि हिटलर से पहले अत्याचार किसी ने नहीं करा, हिटलर से पहले भी काफी अत्याचार यहूदियों पर हुआ है। तो पर कारण ये मैं जानना चाहता हूं कि सर ये हिटलर जो यहूदी है इन पे इतना अत्याचार क्यों, इतना यहूदियों पर अत्याचार क्यों, क्यों इनको इतनी बुरी तरीके से इनका शोषण किया जाता है, इनको मारा जाता है? तो कहा जाता है, एक कहानी है, अब सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, ठीक है, पर कहा जाता है कि जो ये यहूदी समुदाय के लोग हैं, इनका जो ईसा मसीह थे उनकी मृत्यु में इन लोगों का हाथ था, उनको मारने में इन लोगों का हाथ था। तो कहा जाता है कि इनको एक श्राप मिला हुआ है कि तुम जब तक पृथ्वी पर रहोगे तब तक क्या है? तुम्हारे साथ अत्याचार होंगे। ऐसा कहानी है, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि यहूदियों के साथ क्या होता है? अत्याचार होता है। पर हिटलर ने जो करा वो तो बिल्कुल ही बहुत गलत था, और हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को टारगेट नहीं करा, बहुत से लोगों को टारगेट करा, हम जानेंगे अभी आज के लेक्चर में। तो यहूदी ये समुदाय है जो अब्राहम से जुड़े हुए हैं, और यहूदी पूरा एक धर्म है। और आज इजराइल जो राष्ट्र है वो पूर्ण रूप से किसके लिए है? यहूदियों के लिए है। यहूदियों को संरक्षण देता है, यहूदियों को बचाता है, यहूदियों की रक्षा करता है। और जेरूसलम जो वहाँ की राजधानी है उसको पूरी दुनिया राजधानी नहीं मानती, पर वो मानता है और कहता है जेरूसलम है। और इजराइल इतना ताकतवर देश है, वो किसी से नहीं डरता, ना किसी से डरता। छोटा सा देश है पर गजब का देश है इजराइल। ओके, तो यहूदियों के ये बेसिक सा जो इतिहास हम लोगों को जानना चाहिए था वो हम लोगों ने जान लिया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ कि द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी क्या हुई। अब जैसे जैसे समय के साथ क्या हो रहा है, हिटलर आगे बढ़ रहा है, हिटलर की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, और हिटलर और भी और ज्यादा से ज्यादा दिन पे दिन मजबूत होता जा रहा है। तो अब हिटलर विश्व युद्ध द्वितीय या द्वितीय विश्व युद्ध हम जिसे कहते हैं, इसमें भी क्या है? दो पावर्स हैं, दो शक्तियां हैं। तो एक शक्ति तो जो केंद्रीय शक्तियां थी, उन्होंने इस बार अपना सेंट्रल पावर्स ने अपना नाम बदल के एक्सिस पावर्स कर लिया, या ध्रुवीय शक्तियां, ध्रुवीय जो कंट्रीज है वो कह सकते हैं। ठीक है, ध्रुवीय जो कंट्रीज है वो हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सिस का मतलब है, ध्रुव का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट, उस बिंदु पर घूमना, मतलब, और जो घूमते हैं तो एक केंद्र से ही घूमते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक ध्रुव से, एक पॉइंट से क्या है? घूमती है। ठीक है, एक अक्ष भी जिसे कहा जाता है उससे घूमती है। तो मतलब वही केंद्रीय है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो अब इसमें इस बार कौन कौन है? तो वही जर्मनी, आ जाओ, जर्मनी तो रहेगी, जापान, इटली, ठीक है, ये लोग क्या है? इसमें है। और उसमें आ जाओ मित्र राष्ट्र में, तो मित्र राष्ट्र में तो फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, सोवियत संघ क्या होता है ये आप लोगों को तो पता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ कर गए हैं, और अमेरिका। ओके, तो एक्सिस पावर्स में कौन कौन है? जर्मनी, जापान, इटली, और उधर है फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ, अमेरिका। और फिर से क्या है? ये युद्ध कब से कब तक चला है? 1939 से लेकर के 1945 तक ये युद्ध चलता है। ओके, और इस युद्ध में ये वाली टीम फिर से मित्र राष्ट्र क्या है? जीत जाता है, और फिर से एक बार जर्मनी की बहुत भारी बेइज्जती हो जाती है। पर जर्मनी ने बहुत कोशिश करी, बहुत अच्छे तरीके से लड़े, पर ये लोग जीत जाते हैं। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर से क्या है कि कुछ ना कुछ तो धमाका करेंगे, कुछ ना कुछ तो ये फिर से पाबंदियां जर्मनी पे लगाएंगे। और वो क्या पाबंदियां लगाते हैं, क्या नहीं करते, वो अब हम लोग आगे के लेक्चर में देखते हैं। अब देखिए हेलमुट की कहानी। इस हेलमुट की कहानी से आपके चैप्टर की शुरुआत की गई है। आप ये देखिएगा हिटलर ने पूरी दुनिया पर क्या करा है, बहुत बहुत ज्यादा उसने मानवता को बिल्कुल शर्मसार उसने कर दिया है। उसने हजारों लाखों लोगों को मारा है, उसने करोड़ों लोगों को मारा है। ठीक है, तो अब क्या है, जो हेलमुट है, ये हेलमुट है कौन? क्या ये हिटलर का बचपन का नाम है? नहीं। क्या ये वो इंसान है जो कभी हेलमेट नहीं लगाता था, इसका नाम हेलमुट रख दिया गया? सर ये हेलमुट है कौन? ये हेलमुट 11 साल का बच्चा है।
ये हेलमुट 11 साल का बच्चा है और जो हम बात कर रहे हैं वो 1945 की कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1945 की बात कर रहे हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, बोले बस अब हाथ जोड़ लिए, अब नहीं लड़ेंगे भाई, हम नहीं लड़ेंगे। तो जैसे ही जर्मनी की हार होती है, जर्मनी के हार होने का मतलब क्या है? हिटलर की हार हो गई। जर्मनी की हार का मतलब क्या है? हिटलर की हार हो गई। हिटलर तो अप्रैल में खुद आत्महत्या कर लेगा, ये देखिए आप, ठीक है ना। तो जर्मनी की जैसी हार मतलब हिटलर की हार हो गई। अब हिटलर ने क्या करा है? बहुत से लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करा है, बहुत से लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करा है। अब जिन्होंने हिटलर को समर्थन करा रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है हिटलर तो, अरे ये इनको तो मार ही देना चाहिए था, ऐसा है, ये है, वो है, तो बहुत हिटलर को जिन लोगों ने समर्थन करा, तो अब उनके मन में क्या है? डर पैदा हो गया। उनके मन में क्या है? डर पैदा हो गया कि भैया हिटलर तो हार गया, हिटलर तो हार गया और खुद भी मर गया हिटलर तो हार गया और खुद भी मर गया। अब ये जो मित्र राष्ट्र वाले हैं ना, ये हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, ये मित्र राष्ट्र वाले हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों को क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि भैया हमने बहुत जोर शोर से हिटलर का समर्थन करा था, हिटलर जिंदाबाद, हिटलर जिंदाबाद, हमने बहुत चाहा था कि हिटलर आ जाए, हिटलर राज करे। तो अब आज तो बहुत बुरी स्थिति होगी, अब करे क्या? इनके मन में डर पैदा हो जाता है। और जो जिन लोगों के मन में डर पैदा होता है उनमें से एक है हेलमुट के पिताजी। हेलमुट के पिताजी जाने माने चिकित्सक, एक डॉक्टर होते हैं, बहुत फेमस डॉक्टर होते हैं, और वो कट्टर हिटलर के समर्थक होते हैं। कट्टर, जो हिटलर की जितनी भी पॉलिसीज होती है कि भाई देश में यहूदियों को नहीं रहने देना चाहिए, मार देना चाहिए, देश में अपंग लोगों को मार देना चाहिए, देश में जो काले अश्वेत लोग रहते हैं उनको मार देना चाहिए, जो भी जितनी भी मानवता के खिलाफ वाली नीतियां थी, वो सबको समर्थन करता था। मतलब ये कह सकते हैं कि हिटलर को पूर्ण तरीके से समर्थित था वो बंदा। जो हिटलर कर रहा है वो सही है, कट्टर समर्थक हिटलर का था। पर अब हिटलर भी गया, हिटलर हार भी गया, तो अब हमें बचाएगा कौन? अब हमें बचाएगा कौन? और हिटलर लड़ा मित्र राष्ट्रों से, तो मित्र राष्ट्र हमें तो छोड़ेंगे नहीं, घर से पकड़ पकड़ कर मारेंगे। तो फिर उसने क्या है, एक दिन वो घर में बैठा था, हेलमुट अंदर कमरे में सो रहा था, तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है, कौन? हेलमुट के माता और पिताजी बात कर रहे थे कि क्या हम अकेले को आत्महत्या कर लेनी चाहिए या पूरे परिवार के साथ मर जाना चाहिए, क्या हम अकेले को आत्महत्या कर लेनी चाहिए या पूरे परिवार के साथ मर जाना चाहिए। हेलमुट अंदर बैठा बैठा सुन रहा था, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। फिर अगले दिन उसके पिताजी उसको घुमाने ले जाते हैं, उसको बहुत अच्छा खाना पीना खिलाते हैं और बहुत अच्छा, मतलब एक बेहतरीन पिकनिक उनको कराते हैं। फिर वो उसके बाद अपने ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस जाने के बाद वो अपने आप का सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इतना डर हिटलर के समर्थकों में बन चुका था, हिटलर के मरते ही और हिटलर के हारने के बाद ही वो सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद कहा गया है कि हेलमुट 9 साल तक घर में खाना नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसके मन में डर है, कहीं मम्मी क्या है ना, मेरे खाने में जहर मिला करके मुझे ना मार दे, क्योंकि उस दिन पापा मम्मी बात कर रहे थे ना कि पूरे परिवार को मारना है। तो यह स्थिति हो जाती है, इतना डर हो जाता है। देखिए यहां से एक बात यह भी हमें देखने को मिलती है कि कट्टरता हमें कभी भी नहीं होनी चाहिए, हमें कभी कट्टरता नहीं होनी चाहिए, हम न्यूट्रल रहें सभी धर्मों के प्रति, सभी जाति पंथ समुदाय के प्रति, सभी लोगों के प्रति, सभी नेताओं के प्रति, हर इंसान के प्रति हमें क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। कट्टर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। नहीं कट्टर हो गए तो फिर वो हिटलर के समर्थक वाली सी स्थिति हो जाएगी, डर पैदा हो जाएगा जिस दिन अगर वो जो आप जिसको समर्थन कर रहे हो वो चला जाएगा। तो हेलमुट की सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कहानी है, 11 साल का बच्चा जो उसके पिताजी ने हिटलर को बिल्कुल कट्टर वाला समर्थन दिया था, उस समर्थन से उसको जो डर पैदा हुआ वही हेलमुट की कहानी है। ओके, यह हेलमुट की कहानी है। पर अब उसमें हुआ क्या वो जानते हैं, किस प्रकार से जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करा वो देखते हैं। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। कब करा? मई 1945 में समर्पण कर दिया। ओके, और फिर अगस्त में जाकर के देखिए, अगस्त 1945 में क्या है, जापान के 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, एटम बम गिरा देगा। वहां पर अमेरिका एटम बम गिरा देगा। अब आप ये बात देखिएगा, जापान किसकी साइड था? जर्मनी की साइड था। जैसे जर्मनी जैसे जापान, और अमेरिका दूसरी साइड है। तो अमेरिका ने क्या करा, जापान पे क्या कर दिया, 2 बॉम्ब गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी। और मतलब वहां पर आज तक भी जापान में उस चीज के बहुत बड़े दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब एक बात आपको पता है, मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था शीत युद्ध की बात करी थी, कोल्ड वॉर की बात करी थी। ये कोल्ड वॉर क्या था वो भी जान लो थोड़ा सा, आज पता चल जाएगा। देखिए, अब अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों एक ही टीम में थे ना, एक ही टीम में थे दोनों के दोनों।
और अब आपको ये भी पता है शीत युद्ध हुआ, वो भी इन दोनों के बीच में हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। तो दोनों जो एक ही टीम में खेल रहे थे 3 दिन से, अब उनमें ऐसा क्या हो गया कि दोनों आमने सामने हो गए? तो इसी बात के लिए हुआ कि अमेरिका ने क्या करा, जब जापान पे के हिरोशिमा नागासाकी पर 2 एटम बम फेंक दिए और बिना सोवियत संघ से पूछे हुए फेंक दिए, तो सोवियत संघ ने बोला कि आपको फेंकने की जरूरत क्या थी, हमसे बात तो करते। तो अमेरिका ने ये कहा कि अगर हम एटम बम ना फेंकते, अगर हम परमाणु ना फेंकते, तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता सोवियत संघ। तो सोवियत संघ कहता है तुमने परमाणु बम इसलिए नहीं फेंके कि तुम युद्ध खत्म करना चाहते थे, तुमने इसलिए फेंका क्योंकि तुम ये चाहते ही नहीं थे कि सोवियत संघ क्या है, एशिया पर राज कर सके, एशिया पे जो अपनी विचारधारा है, समाजवाद की विचारधारा, साम्यवाद की विचारधारा, वो फैला सके। क्योंकि जापान तो एशिया का भाग है, जापान तो एशिया का भाग है, तो बोले तुम चाहते ही नहीं थे। तो उस दिन से ही क्या होता है, अमेरिका में और सोवियत संघ में विचारधारा के नाम पर कि भाई तुम पूंजीवादी हो, तुम समाजवाद को फैलने नहीं देना चाहते। इस बात पे और इस बात पे कि कौन ज्यादा पावरफुल है, सोवियत संघ पावरफुल है या अमेरिका ज्यादा पावरफुल है, इस बात को लेकर के क्या होता है, दोनों के बीच में शीत युद्ध चलता रहता है। और 1991 में 1991 में आकर के क्या है, ये सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, वो टूट जाता है, 15 राष्ट्रों में बट जाता है। और बटने के बाद क्या होता है, वो शीत युद्ध पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो मई 1945 में क्या करा, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया, फिर से घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए और हाथ जोड़ लिए, भाई अब नहीं लड़ सकते, गलती हो गई और कसम से अब तीसरा विश्व युद्ध में हम तो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, बहुत बुरी हालत हो गई है। तो फिर से मित्र राष्ट्र जीत जाता है। पर फाइनली अगर आप ये कह सकते हैं कि अगस्त में जब बॉम्ब डाले जाते हैं, परमाणु बॉम्ब डाले जाते हैं, तभी ये युद्ध का अंत होगा। ओके, पर जर्मनी ने मित्र राष्ट्र को समर्पण कर दिया। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। देखो अब क्या है, ये तो हिटलर है, ठीक है, ये तो हिटलर है, और ये गोयबल्स जो उसका प्रचार मंत्री है, जो उसका बहुत प्रचार करता था इन दोनों ने क्या है, बर्लिन, जर्मनी की है राजधानी बर्लिन, तो वहां बर्लिन के एक बंकर, बंकर का मतलब क्या होता है आप ये नहीं देखते, बेसमेंट जो होता है बिल्कुल किसी घर के नीचे का जो होता है, वहां जाकर के पूरे परिवार के साथ क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। जो इंसान पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, जो इंसान जर्मनी को सुपर पावर बनाना चाहता था, जब हार गया और हार से डर करके इसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब अप्रैल में ही हिटलर भैया तो चल बसे, हाँ, हम सबको छोड़ गए। और सबसे ज्यादा तो दुख उन लोगों को हुआ जो कट्टर समर्थक थे हिटलर के, पर भैया कोई बहुत बड़ी अप्रोच भी नहीं थी कि बच जाएंगे, अब नहीं बच सकते। और फिर फाइनली जो बचे कुचे थे उन्होंने तो भैया मित्र राष्ट्रों के सामने हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं नहीं हम नहीं लड़ सकते, जब हिटलर ही गया तो हमें लड़ना क्यों है। तो देखिए ये जो इंटरकनेक्टिविटी, ये जो आपको ये बहुत काम आएगी, आप जोड़ करके इन चीजों को लिखने की कोशिश करिए। अब क्या करा गया, जब मित्र राष्ट्रों ने जीत लिया और जर्मनी ने समर्पण कर दिया, तो अब फिर से वो बात आएगी कि भाई मित्र राष्ट्र क्या करें, कोई संधि अंधि करे, जर्मनी पे कोई जुर्माना उर्माना लगाए। पर इस बार जुर्माना नहीं लगाया गया, इस बार जर्मनी को कमजोर नहीं बनाया गया, क्योंकि सोचा गया कि यार अगर फिर से कभी दुनिया में फिर से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, एक तो अमेरिका और सोवियत संघ वैसे ही शीत युद्ध के लिए तैयार हैं, तो इससे अच्छा है कि इस बार कोई प्रकार का जुर्माना ना लगाया जाए। पर एक काम तो करा जाएगा, वो काम क्या था, न्यूरेमबर्ग, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में एक जगह, ये देखिए ये जर्मनी का मानचित्र और इसमें आपको जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ये न्यूरेमबर्ग है। न्यूरेमबर्ग वहां की जर्मनी की एक जगह है, वहां पे क्या करा गया, अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित करी गई। एक अदालत, एक कोर्ट बनाई गया। ये कोर्ट बनाया क्यों गया वो देखते हैं। शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, शांति के विरुद्ध अपराध किसने किया, जर्मनी ने। किसने करा, जर्मनी ने, क्योंकि शांति के खिलाफ ही तो अपराध था, विश्व युद्ध छेड़ करके शांति के खिलाफ अपराध। मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों में किसने करा, जर्मनी ने। अभी हम जानेंगे इसने क्या क्या करा है, कि कितने लोगों को मारा है, तो वो मानवता के खिलाफ ही तो है। युद्ध अपराधों के लिए और जो युद्ध के लिए अपराध करे हैं वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जर्मनी। तो नात्सी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंप दिया गया। नात्सी कौन है, जो हिटलर की विचारधारा को अपनाते हैं, जो हिटलर के समर्थक हैं वो नात्सी कहला रहे हैं। हिटलर तो चले गए, हो गए भगवान को प्यारे, बोले बस मैं तो अब तो डर लग रहा है, ये मारेंगे से अच्छा कि मैं ही मर जाऊं। तो अब पर जो हिटलर के समर्थक है उन नात्सियों पर और जो युद्धबंदी, जो युद्ध में बंदी बनाए गए, उन पर मुकदमा चलाने के लिए क्या है, जिम्मा सौंपा गया। किसको, अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत को। जर्मनी के व्यवहार, ठीक है, जर्मनी का जो व्यवहार था उसकी पूरी दुनिया ने निंदा करी। निंदा का मतलब बहुत बुराई करी। जर्मनी का जो व्यवहार था, भी व्यवहार मतलब उनका बिहेवियर था पूरी दुनिया के प्रति, उसके लिए दुनिया ने उसकी क्या है, बहुत बुराई करी।
क्यों? क्योंकि उसके कुछ करती है, मतलब उसके कुछ जो कुछ काम थे वो बहुत बुरे थे। भाई देखिए, अगर आप बुरा काम करेंगे तो लोग आपकी बुराई करेंगे, आप अच्छा काम करोगे तो भी लोग तो बुराई करेंगे वैसे तो, पर फिर भी अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग कुछ हद तक तो आपकी तारीफ करेंगे, पर आप बुरा काम करोगे तो लोग बुरा ही काम आपको बुरा बताएंगे। तो वो वैसे काम कौन से थे जो जर्मनी ने कर दिए? तो वो करती है क्या थे, तो आइए जानते हैं। जर्मनी ने क्या करा? जनसंहार करा। जनसंहार का मतलब जन मतलब जनता, और संहार मतलब उनको बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा पीटा गया और उनके कत्लेआम करे गए। किस किस का करा देखते हैं। जनसंहार के तहत क्या हुआ? जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के, ठीक है, कुछ ना खास नस्ल, ठीक है, चाहे रंग के आधार पर, एक नस्ल जो है, जो एक ब्रीड होती है, उस नस्ल के आधार पर क्या है, लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। अच्छा, तुम इस समुदाय के हो, मार दो, देखो ही मत, मार दो। इस समुदाय के मार दो, ये इस समुदाय का है, मार दो। नस्ल के आधार पर क्या है, पूरे सामूहिक रूप से पूरा समुदाय बनाकर के उन लोगों को मारा जाने लगा। 60 लाख यहूदियों को मारा गया। अब ये यहूदी कौन थे वो मैं बता चुका हूं। 2 लाख जिप्सी, जिप्सी एक आदिवासी समुदाय है, ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो जंगलों में रहता है। 2 लाख जिप्सियों को मार दिया गया। 10 लाख पोलैंड के नागरिक 10 लाख पोलैंड के नागरिक, क्योंकि भाई पोलैंड ने भी हिस्सा लिया था ना उस समय, तो 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को मार दिया। 70,000 जर्मन जो कि मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए थे। तो देखिए, 60 लाख यहूदियों को मारा गया, 2 लाख, 10 लाख और 70,000 जर्मन। जर्मन में जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अपंग थे, जो सही से चल नहीं सकता था, जिसके हाथ सही से काम नहीं करते थे, ठीक है, और जो सोच सही से नहीं सकता था, दिमाग सही से नहीं, और इसके अलावा हजारों लोगों को जो आयुश्वेत थे, काले लोग थे। हम ये देखेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी के बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित करेगा हिटलर, ठीक है। अच्छे का मतलब है जो गोरे चिट्टे हों, लंबे तड़ाक हो, किसी प्रकार का कोई उनको रोग ना हो, ऐसे लोगों को, ठीक है। तो काफी लोगों को उसने मार दिया, और इसके जितने भी राजनीतिक विरोधी थे, नाथसीवाद के जितने भी राजनीतिक विरोधी थे, उनको भी क्या कर दिया गया, इसने मार दिया। तो हजारों लाखों की संख्या में इसने क्या करा, लोगों को मारा। ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने, जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मारा गया। ऑस्विट्स क्या है, ये जहरीली गैस के एक मतलब चैम्बर बना दिया गया, एक पूरा घर से एक पूरी बिल्डिंग बना दी गई, जिसमें क्या है, जहरीली गैस छोड़ देंगे और एक साथ हजारों लाखों लोगों को छोड़ देंगे, और वो एक साथ क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे मैंने उस एक कमरे की फोटो आपको, एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, इसमें क्या है, लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाता था, फिर जहरीली गैस चालू कर दी जाती थी और हजारों लाखों लोग मर जाते थे। बहुत 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 बुरा सच में हिटलर ने करा। अब तो हिटलर का मतलब ये जो साइन था ना, इस साइन को भी अब तो पाबंदी कर रखी है कि भाई ये साइन भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हिटलर ने सच में मानवता के खिलाफ बहुत काम करा। ये देखिए, ये वो एक गाड़ी है जो लोगों को क्या है, गैस चैम्बर तक ले जाया करती थी। गैस चैम्बर क्या है, जहां पर उनको क्या है, मारा जाएगा, ठीक है ना। इस गाड़ी में बिठा करके उनको वहां तक पहुंचाया जाएगा और वहां उनको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। न्यूरमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा सुनाई। तो अब न्यूरमबर्ग अदालत ने क्या करा, जो सिर्फ 11 लोग थे, 11 लोगों को तो फांसी की मौत की सजा सुना दी। बाकियों के साथ क्या करा गया, बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पे इस बार ऐसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया। देखिए, अब सिर्फ 11 लोगों को मौत की सजा और कुछ थोड़ा बहुत को उम्र कैद की सजा। जितना नाज़ियों ने गलती करी है, हजारों करोड़ों लाखों लोगों को मारा है, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, इतने लोगों को मारा है, तो इनके लिए तो इतनी सी सजा तो बहुत कम है ना। पर इस बार मित्र राष्ट्रों ने सोच लिया था कि हमें तीसरा विश्व युद्ध नहीं खड़ा करना है, तो इस बार कम से कम ही सजा उनको दी गई। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा वाइमर गणराज्य का जन्म। ये वाइमर गणराज्य क्या है, इसका जन्म कैसे होता है, इसकी आगे की कहानी हम आगे जानेंगे। पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और आप बताएं कि आपको हिस्ट्री ऑफ हाई स्टोरी लग रही है या नहीं लग रही है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, और कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।